आपकी यूट्यूब की कवर फोटो पे लिखा हुआ है, इफ़ यू आर एन एनिमी ऑफ इंडिया वी विल फाइंड यू एंड किल यू. नाउ दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. द रीजन आई से इट, unlike Israel, for example, we are not a military state. Conventionally, we are not known as a military state where we think about our military might all the time, right? हमारे citizens बहुत civilian lives जीते हैं, unlike the Israelis, who, whether they like it or not, through conscription, are forced to think about the military pretty much all the time, right? But this statement, if you're an enemy of India, we will find you and kill you. Where does it come from, and what's the story behind it? No, there is no story behind it. The idea is very simple that, you can't expect that you will stay outside India or anywhere, even within India, and then you'll have the audacity to criticize the country to the extent that you may become a national security threat to the country. Okay, you have absolute freedom to say whatever you want to. You can criticize anybody you want to, but you can't be a security threat by, promoting, let's say, secessionism in the country or radicalizing people in the country. And if you do that, then the idea is very simple. We'll find and we'll knock you down. So let's find some examples कि मतलब when you say promoting secessionism or radicalism, किस तरह के लोगों को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ट्रैक करेंगी जो ऐसा करेंगे? लाइक व्हाट वुड बी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट? नहीं भाई, फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉइंट पे पाकिस्तान ने क्या किया था कि जब 2001 में जब 9/11 अटैक्स हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि आप जो है अपनी टेररिज्म सैंक्चुरी जो कश्मीर की है उसको बंद कर दो. अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये थी कि भाई हमने जो टेररिज्म सेंचुरी कश्मीर में बनाई है उसमें हाफिज़ सईद फॉर एग्जांपल जो लश्कर ए तैयबा का चीफ है वो किंग पिन है, उसको कैसे बंद करें? तो पाकिस्तान कंटेम्पलेटेड अ लॉट. सो व्हाट डिड दे डू एट दैट टाइम इज़ कि उन्होंने मुजफ्फराबाद POK में वहाँ से हाफिज़ सईद को उठा के, खैर वो वहाँ नहीं रहता, ही स्टेज इन बावलपुर इन पाकिस्तान, बट उसकी जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, उसको उठा के वो लोग कराची ले गए. कराची ले जाके उन्होंने दाऊद इब्राहिम जहाँ पर उसको रखा हुआ है क्लिफ्टन हाउस में वहाँ पर, तो वहाँ बिठा के उसके साथ मीटिंग करके ये डिसीजन रहता है वो. हाँ वहीं रहता है वो, कि उसके साथ बैठ के पूरी एक मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि व्हाट डू वी डू नाउ. एंड वहाँ पे ISI के ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज़ सईद था, दाऊद इब्राहिम था, उसका पूरा नेटवर्क था. वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि लेट्स लीव कश्मीर फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ द प्रेशर, लेट्स डायरेक्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया. और जब उन्होंने वो अटेंशन डायरेक्ट करी इंडिया की तरफ से, तो उस समय कराची की सिटी में जो बैठ के ये पूरा प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज हुआ, दैट वाज नोन एज द कराची प्रोजेक्ट. तो वो कराची प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि दाऊद इब्राहिम के जो इंडिया में नेटवर्क्स हैं, फ्रॉम पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स टू डाउन द ग्राउंड मैन, He still has those. ही हैज़ वेरी मच, एवरीथिंग इज देयर. उस पूरे नेटवर्क को यूज़ करके दाऊद इब्राहिम विल प्रोवाइड लॉजिस्टिकल सपोर्ट ऑफ पीपल. लश्कर ए तैयबा विल प्रोवाइड रेडिकलिज्म एंड रेडिकल ट्रेनिंग जो है लोगों को, एंड अ फ्यूजन ऑफ दैट विल बी डन इन सच अ मैनर दैट वी विल नाउ डू radicalism pan India and bomb blasts pan India. Karachi project comes in 2005. Popular Front of India gets created in 2006. Indian Mujahideen is born in 2007. And this is how the radicalism game begins. This is what our intelligence tracks. So we did counter-kinetic operations and a host of other operations to dismantle Indian Mujahideen, to dismantle after that the most important, that is the Popular Front of India. And then finally, Karachi project became defunct. But still the beauty is कि while PFI is banned, IM is finished, the sleeper cells continue to exist. And how do we know कि ये sleeper cells exist करते हैं? Like इनके पास कोई code word होता है? Are they waiting for some? That's the job of the IB. They do it very well. They know it very well कि स्लीपर सेल्स कहाँ हैं कहाँ नहीं है. नहीं, अगर मैं अगर पाकिस्तानी स्लीपर सेल होता तो मैं आज भारत में बैठ के क्या कर रहा होता? आई वुड बी लाइक सिटिंग एंड होल्डिंग अ कन्वेंशनल जॉब. You can do anything. It's not necessary कि if you are a sleeper cell you have to actively work all the day for the purpose of jihad only. आप कुछ भी काम करो, आपको जो टास्क दिया गया आपको वो टास्क अचीव करना है. आपको सी टुडे द सेम स्लीपर सेल इज नॉट अ वर्ड. स्लीपर सेल इज अ मीडिया कॉइंड वर्ड. इन इंटेलिजेंस दे डोंट यूज इट. इट्स कॉल्ड ओवरग्राउंड वर्कर ऑफिशियली इन दी सिक्योरिटी लैंग्वेज. तो कश्मीर में आज की डेट में क्या है? सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वहाँ पे. And those overground workers come from different ranges. For example, they may be in the politics, they may be in the bureaucracy, they may be a Kashmiri आवाम जो है नॉर्मल, वो भी हो सकती है ओवरग्राउंड वर्कर. वो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उसकी मटन की दुकान है, मीट बेचता है वो. लेकिन अगर कल को मान लीजिए, and they are embedded very well in society. They are embedded normally as normal citizens in the society, but they have to provide every kind of support
to the organization, terrorist organization or the intelligence whenever asked. And I only know Dawood Ibrahim from his pictures and from the blast that he did in Bombay. And of course, जो उसकी glorification हुई है Indian media के अंदर as this great mafia don, whatever. For a man born in India, according to you, from a security standpoint, what led him to become an asset of the Pakistani state? The larger issue was कि let's understand the reality that he was initially not an asset to the Pakistan, he was an asset to the Mumbai police initially. One Mumbai police inspector had used him to basically knock off another mafia group that was a threat to his own area when he was the senior PI in that area, senior police inspector in Bombay. We call it in the northern part as the SHO. तो उसने उसका प्रयोग वहाँ से शुरू किया था एंड धीरे धीरे करते हुए उसने इलीगल बिजनेसेस में वेंचर किया. फिर उसने पूरी उसकी स्टोरी अवेलेबल है आज की डेट में, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं. बट देन he migrated to Dubai. He migrated to Dubai not for any other reason, but he had business interests there. And जब वो वहाँ पर गया तो it is there that he was nurtured by the Pakistanis. And the more important point is कि because he was already doing illegal businesses in Dubai, Pakistanis lured him with the next step of the illegal business, which was the drug trade. And it is the drug trade and the money in the drugs that motivated Dawood Ibrahim so much that one day he decided that he wants to shut off the other things which are there, which are not so lucrative economically, and focus solely on this. So right now his business is drugs. Not just drugs, he has many other businesses which are there. He has invested in Pakistani infrastructure and malls and so many other things which are there. So he is not just, and it's not restricted only to Pakistan. He has his wings all over to Dubai. He has in, Cambodia. He has business interests even in Thailand today. So everywhere. So it's not that he is restricted only in the Pakistani space. क्या पाकिस्तानी स्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स के VCs होते हैं इंडिया के अंदर, क्या पाकिस्तानी स्टेट के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उनको क्रम्बल डाउन होने से बचाते रहते हैं? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की साइकी बड़ी अलग है. पाकिस्तान हमेशा अपनी ज्योग्राफी से खेलता है. पाकिस्तान को ये पता है कि मैं अगर कभी भी कोलैप्स करूंगा तो मेरे पास दो चीज़ें हैं. एक, मैं पहले कटोरा लेके किसी भी देश के आगे जाके भीख मांग लूंगा. सारी जिंदगी उन्होंने अमेरिका के आगे ये काम किया, अब वो चाइना के आगे ये काम करते हैं, तो दे लीवरेज देयर ज्योग्राफी. नंबर 1. नंबर 2, इन माई बिलीफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द disturbing behavior of Pakistan today. Why? Because we allowed them to create their nuclear weapon. And when we allowed them to create their nuclear weapon, आज की डेट में वो पूरे वर्ल्ड को यही थ्रेटन करते हैं. नॉट दैट कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे. आप समझो पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि अगर मैं कोलैप्स किया तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लग जाएगा, फिर मुझे मत बोलना. तो पाकिस्तान द साइकी इज दिस टुडे. दे नो इट वेरी वेल कि दे आर नेवर गोइंग टू यूज देयर न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट एनीबॉडी. इंडिया के खिलाफ तो छोड़ दो, वो कर ही नहीं सकते. बट उनका जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम इसको टूल बना के यूज़ करेंगे पूरे वर्ल्ड के सामने, ये कह के कि अगर हमारा इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ और मेरी सोशल कोलैप्स हुआ तो आप ये सोच लेना कि ये किसी ऐसे एक्टर के हाथ लग जाएगा, और जब ये लग गया तो फिर क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, फिर हमें मत बोलना.